जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर जो 4 है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये इसका बेसिक पार्ट होने वाला है। बेसिक इसके बारे में हम सीखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका बेसिक क्या है, किस तरीके से ये होते हैं और क्या क्या इसके मेथड है इन्हें सोल्व करने के। तो इससे पहले के जो वीडियो थे उनमें हमने चैप्टर 3 तक सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जितने भी उसके क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट से हमने बताया, बेसिक उसका पूरा बताया। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर सभी चैप्टर के वीडियो स्टेप बाय स्टेप पार्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आज का ये वीडियो है पार्ट फर्स्ट है चैप्टर 4 का, जिससे हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करने वाले हैं और जितने भी इसके एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बेसिक हम इसका समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो इसका नाम है इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द्विघात, द्वि का मतलब दो होता है, घात यानी उसकी जो पावर होती है, यहाँ हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो द्विघात का मतलब ये हुआ कि दो घात वाला, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है, जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण की पहचान हम करते आ रहे हैं पिछली कक्षाओं से कि हम जानते हैं कि यदि कोई दो व्यंजकों के बीच में, किसी व्यंजक या किसी संख्या के बीच में इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह हमें दिया जाता है तो वह क्या होता है, एक समीकरण होता है। तो द्विघात वाला समीकरण क्या होगा, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो घात वाला समीकरण किस तरीके से होता है, इसका दोस्तों हम विस्तार से इसका बेसिक समझते हैं। यहाँ पर हम इसके मेथड भी समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उसकी घात को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की। व्यापक रूप क्या है कि जिस रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो व्यापक रूप इसका क्या होता है, व्यापक रूप इसका इस प्रकार से है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है या हम मानक रूप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो यहाँ पर पहले तो हम इसे समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अक्ष है जो क्या है, वेरिएबल है, एक चर राशि है। और यहाँ पर ए बी सी है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं ये यहाँ पर अचर पद है। अचर संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याएं होगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पिछले चैप्टर में हमने इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था। अब यहाँ पर देखिए, जो ए बी सी है ये क्या है, अचर संख्याएं होगी। यहाँ पर कोई फिक्स मान की संख्याएं आएगी, जैसे 2 3 5 8 या रूट की संख्याएं किसी प्रकार से आ सकती है। और यहाँ पर जो अक्ष है ये क्या है, एक चर राशि है। तो चर राशियों में केवल यहाँ पर चर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या आवश्यक है कि उसका जो रूप है इस तरीके का होना चाहिए कि जो चर है, जो चर यहाँ पर है, इसकी अधिकतम घात या हम कहें ज्यादा से ज्यादा घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी घात क्या है, 2 है। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो बराबर का चिन्ह है और आगे संख्या हमें दी गई है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। अब इसके लिए भी दोस्तों कुछ शर्तें और है। द्विघात समीकरण होने के लिए देखिए और क्या आवश्यक है, ये चीजें अगर हमें पता होगी तो जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, यदि आप वीडियो देखिए, जैसे इसका पार्ट सेकेंड है, थर्ड है, जब भी आएगा, जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां से भी आप अच्छे से समझेंगे। यदि आप खुद से करते हैं तो खुद से भी आपके अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीजें मैंने आपको बताई है कि सबसे पहली तो क्या है कि चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। तो वह क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। इससे अगर कम घात होती है तो भी वह द्विघात समीकरण नहीं है। यदि इससे घात ज्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पर घात 2 है तो 2 की जगह घात 3 आ जाती है, तो वह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो a अचर पद का मान है वह शून्य कभी नहीं होना चाहिए, यानी कि a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं कारण आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, यदि यहाँ पर हम a का मान 0 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्ष स्क्वायर है जो a से गुणा हो रहा है, यानी कि इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो जब 0 से अक्ष स्क्वायर गुणा होगा तो अक्ष स्क्वायर का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुणा होके। और 0 होने पर क्या होता है कि ये पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास पद शेष रह जाता है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो
चर पद है x, इसकी घात यहाँ पर कितनी है 1 है। और जैसा कि मैंने दो शर्तें आपको बताई हैं, चर की घात 2 होनी चाहिए, इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। तो इक्वल का चिन्ह तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो चर घात है वह कितनी है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये शर्तें हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, चर पद की घात 2 होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, और यहाँ पर जो a है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहें कि b अगर 0 हो तो चलेगा या नहीं चलेगा, तो b अगर 0 होता है तो चलता है, क्योंकि देखिए जब b का हम गुणा कराएंगे x के साथ में तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या सेंस रहेगा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मैंने दो शर्तें आपको बताई हैं कि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं x स्क्वायर है, तो यानी कि जो चर पद है उसकी घात कितनी है 2 अधिकतम घात है, ज्यादा से ज्यादा घात 2 है, तो यहाँ पर ये क्या है द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हमें द्विघात समीकरणों की पहचान करनी है। पर दोस्तों पहचान हम करना सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि घात 2 होनी चाहिए चर की, और इक्वल का यानी कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपको चर हमेशा x ही दिया जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है ay स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो चर राशि है y के रूप में भी हो सकती है, चर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर कांस्टेंट जो यहाँ पर गुणांक होंगे इनके वह अचर पद वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स होंगे। तो ये दोस्तों इसका कंसेप्ट है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किस रूप का होता है, क्या इसका व्यापक रूप है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जो हमारा था एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, ये भी यहीं पर हमें पता चलता है कि जब द्विघात समीकरण हमें दिया जाता है तो द्विघात समीकरण रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो देखने में एक जैसा है, ये हम px के इक्वल इसे रख सकते हैं, ये एक क्या है द्विघात बहुपद है। तो यही द्विघात समीकरण का रूप होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो समीकरण होगा उसमें इक्वल कुछ ना कुछ यहाँ पर संख्याएं रखी हुई होगी, यानी कि बराबर इसके चिन्ह होगा, और यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी। लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है वो केवल एक बहुपद के रूप का होता है, जैसा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसी के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए और क्या डिफरेंस होता है, इसे हम आगे क्लियर करते हैं, थोड़ा हम इसे आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके क्लियर होने वाले हैं इसी एक ही वीडियो में। पर देखिए द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद की मैं तुलना यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों में इक्वल होती है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यही हम अगर द्विघात बहुपद देखें तो px बराबर हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, px हमने एक बहुपद माना है तो px के इक्वल हमने इसे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम इसे बहुपद तो इसे कह सकते हैं, लेकिन बराबर का यहाँ पर चिन्ह है। वैसे आप समझेंगे कि बराबर का चिन्ह तो यहाँ पर भी है, ये किस लिए है कि px एक बहुपद है, बहुपद का मान है, ठीक है। तो ये केवल क्या हुआ बहुपद हुआ, और घात इसकी 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसे हम समझें तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात बहुपद में क्या होता है। द्विघात बहुपद में हम ज्ञात करते हैं शून्यंक, ठीक है। तो शून्यंक हमने यहाँ पर पढ़ा था पॉलिनोमियल, जिसमें हमने देखा था शून्यकों और गुणकों में संबंध को, ठीक है। तो शून्यंक क्या होते हैं, इसमें शून्यंक निकलते हैं, इसमें हम निकालते हैं मूल, जिसे रूट भी कहा जाता है। तो शून्यंक और मूल में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों शून्यंक और मूल में हम समझे क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। हम कहें तो किस तरीके से कि मूल जो होते हैं रूट जिन्हें कहा जाता है वो क्या होते हैं, अक्ष के मान होते हैं अगर हम समीकरण से निकालते हैं। और शून्यंक यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो द्विघात बहुपद है इसमें ये जो चर राशि होती है x या y जो भी आपके आता है उसके मान होते हैं। तो यहाँ पर इसमें अंतर क्या हुआ कि यहीं तो इसके x के मान है, यहाँ पर भी x के मान है। तो डिफरेंस इसमें ऐसा है कि शून्यंक का जो संबंध है वह बहुपद से होता है, और जो यहाँ पर मूल होते हैं उनका संबंध होता है समीकरण से। अब यहाँ पर क्या होता है कि शून्यंक क्या होते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद है जिसके अगर हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो उस द्विघात बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर रखें यानी कि 0 के बराबर रखें, तो जो अक्ष के मान जो इसके शून्यंक है वो उसमें रखने पर वो जो बहुपद है शून्य के इक्वल होना चाहिए, यानी कि शून्य के बराबर आना चाहिए।
तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। सेम मेथड इसमें चलता है, इसी में भी यही होता है कि जब हम x के मान इधर रखते हैं जो चर हमारा है तो यहाँ पर भी शून्य होता है, लेकिन दोनों में बोलने में अंतर है कि यहाँ पर शून्य किसके लिए आएगा, बहुपद के लिए, और यहाँ पर मूल किसके लिए आएगा, समीकरण के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जब मूल की बात की जाती है तो वहां पर समीकरणों को हम हल करते हैं, और अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं वहां पर दोस्तों हम पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे, बहुपद की तरफ जाएंगे, द्विघात बहुपद को सरल करके उसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद हमने पढ़ लिया है, इसे हमने अच्छे से कवर कर लिया है सेकंड चैप्टर में, तो यहाँ पर हम केवल द्विघात समीकरण समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके लिए शर्त क्या है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह कोई संख्या आगे होनी चाहिए, जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और यहाँ पर a है जो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो ये इसकी कुल मिला के शर्त है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछे जाते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है 4.1 है, 4.2 है, इनमें क्वेश्चन किस तरीके से है। सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिया जाता है x² माइनस के 5x और प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें ये पूछा जाता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर शर्तें आपको बताई कि क्या शर्त होनी चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए जो यहाँ पर है। यहाँ पर दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए डाउट क्या रहता है कि यहाँ पर हमने देखा कि द्विघात समीकरण का तो रूप ये होता है जहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c में होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूप तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये गलत चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैंने कहा कोफिशिएंट है, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याएं हैं तो ये यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो गुणांक हो सकता है b का मान माइनस में भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल हम और लेंगे और इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब गुणांक की बात आती है, गुणांक क्या होते हैं कि जो चर राशियां समीकरण में है उनके साथ में क्या गुणा हो रहा है वही उसके गुणांक है। यदि हमें x² का गुणांक पूछा जाए जिसे कहते हैं कोफिशिएंट, तो गुणांक x² का क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं x² के साथ में संख्या क्या गुणा हो रही है, a, तो a इसका गुणांक है। अब a की जगह यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 3, 5, 8 या 10, 15 कुछ भी हो सकता है, तो वह क्या होगा, x² का गुणांक होगा। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक यदि हमें देखना है, जैसा कि हम क्या करते थे द्विघात बहुपद में करते थे, वही यहाँ पर है, तो x का गुणांक यहाँ पर b है तो ये b हो जाएगा। अब c यहाँ पर क्या होगा, ये एक अचर पद है या अचर संख्या हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने गुणांक इसके देख लिए किस तरीके से है। अब यहाँ पर हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि माइनस यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसके गुणांक लिखेंगे। देखिए x² है, केवल यहाँ पर x² है, कोई संख्या गुणा नहीं हो रही है, तो इसका गुणांक हम क्या लिखेंगे, यानी कि a का मान हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने x² का गुणांक a लिखा, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा, जो a का मान है वो क्या होगा। यहाँ पर यदि कोई संख्या नहीं दी जाती है तो आप यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर आप 1 रखेंगे, क्योंकि यदि हम a का गुणा x² से कराते हैं तो फिर से x² आता है, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, तो इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब b का हम मान देखें तो b का मान किस तरीके से हम देखते हैं कि b क्या होता है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर b है तभी हमने यहाँ पर लिखा है, तो b का मान इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए x के साथ में जो गुणा हो रही है संख्या वही b का मान होता है। यहाँ पर दोस्तों जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उसमें प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो b का मान है वह माइनस में, यानी कि चिन्ह हमें साथ में लेके लिखना है, तो यहाँ पर माइनस के 5 हम पूरा लिखेंगे, केवल 5 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर c का मान प्लस में है तो प्लस के 3, यदि यहाँ पर माइनस किया हुआ होता तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, माइनस में मान लिखते। तो इस तरीके से गुणांकों की पहचान करते हैं। तो द्विघात समीकरण आपके समझ में आया कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उसकी पहचान करते हैं। चलिए एक एग्जांपल में आपको और लेके समझाता हूं। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए एग्जांपल में कुछ इस तरीके से संख्याएं दी जाती है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, किस तरीके से हम पहचान करेंगे। यहाँ पर दोस्तों शर्तों पर पहले हम चलते हैं। मैंने कहा कि इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पर है,
यहाँ पर जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी शर्तों के अनुसार ये द्विघात समीकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर तो है लेकिन बी वाला पद कहाँ है, बी वाला पद गायब है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा हम नहीं कह सकते, ये वास्तव में द्विघात समीकरण है। समीकरण द्विघात क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल का चिन्ह है और यहाँ पर जो चर राशि है उसकी घात 2 है, भले ही एक्स वाला पद ना हो, यहाँ पर यदि चर की घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण है और इक्वल का चिन्ह जहाँ पर हमें मिलता है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपको इस प्रकार से दिया जाता कि 3x² प्लस 5x और बराबर में 0 दिया जाता, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? कैसे हम पहचान करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है लेकिन सी वाला पद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने शर्तें बताई, आपको 2 ही शर्तें याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सी वाला पद हो या ना हो, बी वाला पद हो या ना हो, वह क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेके हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया जाता है 0 गुणा के लिए आपको डॉट दिया जा सकता है इस प्रकार से, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर आपको 0 दिया जाता है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर चर भी है जिसकी घात 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का जब हम गुणा कराएंगे 0 से तो पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि चर की घात 2 नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से हमें पहचान करनी है। अब चलिए इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है, जैसे आपको 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 आपको दिया जा सकता है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पर हम कहेंगे ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चर राशि है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इतनी बात आपको अगर पता है तो आगे आप किसी भी क्वेश्चन में रुकने वाले नहीं है। अब यहाँ पर क्या रह जाता है, जो मेथड है द्विघात समीकरण को हल करने का, वो मेथड रहता है, और यहाँ पर बेसिक हम पूरा इसका सीख चुके हैं। तो यही बेसिक है कि हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए और भी कुछ चीजें बेसिक में इसके है जो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से है। अब यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल में और द्विघात बहुपद के शून्य में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पर कोई संख्या हम 6 ले लेते हैं और यहाँ पर 0 के इक्वल इसे रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जैसा कि हम देख सकते हैं बराबर का चिन्ह है और जो अक्ष है यानी कि चर है उसकी घात कितनी है, 2 अधिकतम, तो ये क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात समीकरण होता है, उनमें क्या क्या फर्क होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस उनमें देखने को मिलता है कि जो द्विघात बहुपद है उसमें क्या होंगे, शून्य होंगे, द्विघात समीकरण में उसके मूल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके मूल देखें, ये क्या द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम इसके मूल यानी कि रूट देखेंगे क्या होंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए x का मान हम रखते हैं -2, तो यहाँ पर देखिए जब हम x का मान -2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर देखिए 5 -2 यहाँ पर रखेंगे, प्लस 6 है बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए इसे सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के लेकिन प्लस के होंगे 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 5 का गुणा -2 से -10, तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होगा -10 और यहाँ पर प्लस के 6 है बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जब इसे हम लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं तो 4 और 6 10, 10 में से 10 घटेगा, कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का मान यदि हम -2 रख रहे हैं तो पूरा इक्वेशन जो है 0 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो x बराबर -2 है यह इस समीकरण का मूल होगा। क्या होगा, मूल होगा। लेकिन इस समीकरण का हम इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि -2 है जो इस समीकरण का शून्यंक है। शून्यंक दोस्तों ये किसके लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शून्यंक ये होता है द्विघात बहुपद के लिए। तो बहुपद की जब भी बात होगी तो x का जो मान आएगा उसे हम कहेंगे शून्यंक, और जब समीकरण की बात होगी तो वह है उसका क्या होगा, मूल, जिसे हम रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें डिफरेंस हम देखते हैं। यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो द्विघात समीकरण, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्हें हल करने की क्या विधियां हैं, क्या इनके मेथड है, उन्हें हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है,
और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें इसमें काम करती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो मेथड है इनको हल करने का, यहाँ पर मैं मेथड के नाम आपको बताऊंगा जब हम प्रश्नावली आगे जो हमारे एक्सरसाइज है उन्हें सोल्व करेंगे, वैसे वैसे मैं मेथड आपको इनके समझाता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पूरा जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला इसका मेथड हम देखें तो यह है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन हमें दिया गया रहता है उसमें हम बीच वाले पद के इस तरीके से टुकड़े करते हैं कि उन्हें जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला पद आना चाहिए, और जब उन दोनों टुकड़ों का गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। ये भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर बीच वाले पद को आपको नहीं देख के साइड वाले पदों का आपको टुकड़ा करके देखना है, तो वो भी हम अच्छे से आगे आगे में हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये मेथड हो गया गुणनखंड विधि। दूसरा जो इसका मेथड है वह है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है कि इस प्रकार से हमें समीकरण दिए जाते हैं जहां पर हमें कुछ चीजें, यहाँ पर कुछ स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक हमें 1 करना होता है, इस वाले पद को हम उधर पक्षांतरण करते हैं, बाद में जो x का गुणांक होता है यानी कि जो सिंगल चर है, जो रैखिक चर है, उसका जो यहाँ पर गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग करके हम दोनों पक्षों में जोड़ के इधर हम पूर्ण वर्ग बना देते हैं और उस वाली संख्या को रूट में रखे उसके मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे क्या होता है x के हमारे पास 2 मूल निकल के आते हैं। तो इस विधि को कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जिसे भी हम दोस्तों जब इसकी एक्सरसाइज आएगी उसमें हमें अच्छे से पूरा मेथड आपको समझाऊंगा और अच्छे से हम इसे क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक वीडियो है, बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मेथड आपको समझाऊंगा, वीडियो काफी लेंथली हो जाएगा और एक साथ में सारे मेथड होंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे वैसे वैसे हम इसके मेथड आपको क्लियर कराते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका मेथड है दोस्तों, तीसरा मेथड है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा, या हम कह सकते हैं श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है इसे हम पहले समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x के इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ पर हमने मान रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर शर्त क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ये 0 से या तो इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। यहाँ पर x के 2 मान आएंगे। हर बार दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जब दी गया समीकरण का नाम ही आता है तब उसके हमेशा 2 मूल निकलेंगे, 2 उसके हल निकलेंगे, यानी कि x के उसके कितने मान होंगे, 2 मान होंगे हमेशा। तो हो सकता है कि दोनों मान एक जैसे हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि जब मूलों की प्रकृति हम देखेंगे, विविध कर जिसे कहते हैं, वो जब हम ज्ञात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से इनके मान निकलेंगे। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर दोस्तों हमें दिक्कत होगी कि a, c और b क्या है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि जो गुणांक है, देखिए a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है जो x का गुणांक है, c क्या है अचर पद है। तो यहाँ से मान उठा के हम इसमें लगा के चेक करेंगे कि ये 0 से बड़ा हो रहा है, तभी ये जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य सूत्र ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ये होता है इसे कहा जाता है विविध कर। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं विविध कर, या मूलों की प्रकृति इसी से देखी जाती है। यहाँ पर मूल किस तरीके के होंगे, यानी कि x के जो मान आएंगे समीकरण के लिए जिन्हें हम मूल रूट कहते हैं वो किस तरीके के होंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं द्विघात समीकरण को हल करने के। पूरा जो चैप्टर है इन्हीं 3 वीडियो पर है और पूरे चैप्टर में यही हमें सीखने को देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति पर थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा इन्हें समझते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, किस तरीके से मूलों की प्रकृति को देखा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है जिसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए मूलों की प्रकृति भी 3 प्रकार से होती है। पहली स्थिति में क्या होता है, जैसा कि विविध कर मैंने आपको बताया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या है, विविध कर है जिसे हम d के बराबर लिखते हैं या इसे डेल्टा से भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो d का जो मान है यहाँ पर क्या आना चाहिए, या तो 0 के बराबर आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो d हम किसे मान के चल रहे हैं, इस पूरे b स्क्वायर माइनस 4ac को, और यहाँ पर इक्वेशन जो हमें दिया रहेगा उसमें से abc के मान हम रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि d है जो 0 के बराबर हो जाता है,
डी अगर 0 के बराबर आता है तो जो समीकरण है उसके 2 मूल होंगे, और जो 2 मूल इसके निकलेंगे यानी कि x के जो 2 मान निकलेंगे वो क्या होंगे, दोनों मान एक जैसे होंगे, यानी कि 2 मूल वो भी क्या होंगे, समान होंगे जैसे उनके मान आएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर d है जो दोस्तों बड़ा है 0 से, यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, मूल तो 2 ही मूल निकलेंगे। कारण क्या है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के लिए 2 मूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी कि दोनों मूल जो है वह अलग अलग मान के होंगे, यानी कि दोनों का मान है जो अलग अलग होगा, या हम कह सकते हैं कि दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब तीसरी स्थिति क्या बनती है कि d का मान यदि छोटा रह जाता है 0 से, पर दोस्तों क्या होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति में जैसा कि मैं आपको बता दूं, b² - 4ac यदि 0 के बराबर है 2 मूल समान होंगे, एक ही 2 मूल होंगे। d अगर बड़ा है 0 से तो 2 मूल अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न मूल होंगे। d अगर छोटा है 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मूलों की प्रकृति हम देखते हैं, विविध कर को इस तरीके से हम पहचानते हैं। यह है दोस्तों इस पूरे चैप्टर का निचोड़। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या क्या इसमें चलने वाला है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी है कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, किस तरीके का होता है, किसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं, किसे द्विघात समीकरण हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया। सेकंड स्थिति में हमें यहाँ पर विधियों से इनका मान ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण के 3 विधियां हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है, कोण वर्ग बनाने की विधि है, और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना। ठीक है, तीसरे स्टेप में इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें विविध कर देखना है, मूलों की प्रकृति देखनी है, जिसके लिए अभी मैंने आपको ये बताया है, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएगी, कुछ समस्याएं दी जाएगी, उनसे इक्वेशन बनाने होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको किसी भी विधि से सोल्व करने को कहा जाएगा। तो ये इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।